A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग संकुलन क्षमता का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। पिछले अगर लेक्चर में हम लोग देखें तो हम लोग ने एससीसी का संकुलन क्षमता निकाल लिया जो 52.3% आया था, है ना। उसके बाद और हम लोग ने पढ़ा एफसीसी का संकुलन क्षमता और वो 74% आया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीसीसी का संकुलन क्षमता। पिछले लेक्चर में हमने आपको कहा था कि आपको एफसीसी का संकुलन क्षमता रिवाइज करना है अच्छा से, ओके। तो आपने रिवाइज, आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी का संकुलन क्षमता, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते थे, जो एक घन बनाते थे और उसमें अवयव कण को सजाते थे, है ना। तो अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है। फिगर बनाने के बाद ए और आर में रिलेशन निकाला जाता है, संबंध निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे हम लोग, मतलब एक घन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक घन बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत उधर हो जाएगा ना। तो थोड़ा साफ साफ यहाँ पे बना दिया जाए एक घन, ओके। और ध्यान देना, घन बनाने के बाद देखो, आप चाहते हो कि सारा वीडियो अच्छे से समझ में आए, तो पहले आप पिछला वीडियो देखें, एक एक वीडियो क्लियर करके आए, लेक्चर नंबर 1 से देखें, तब आपको डिटेल से समझ में आएगा, ओके। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये हमारा बन चुका है घन। और ये घन में जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम लोग बीसीसी की बात कर रहे हैं। और आप क्या जानते हो, बीसीसी में जो अवयव कण होता है वो प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है ना। और उसके साथ साथ घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें तो ये हमारे पास एक क्यूब है ना। क्यूब के हर एक कॉर्नर पर, मतलब प्रत्येक कोने पर उपस्थित होगा अवयव कण, और उसके साथ साथ इसके सेंटर पे होगा। सेंटर माने अंदर में, बीच में, है ना। अब हमको ये बताइए कि सेंटर पे अगर बात की जाए, यही है ना। इसके ऊपर वाला फेस ये वाला है ना। नीचे वाला फेस ये वाला है। ये सामने वाला फेस हो गया और ये हो गया आपका पीछे वाला फेस। थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये वाला जो कॉर्नर है ना, थोड़ा सा इससे एनालॉग कर रहे हैं हम, इससे मिला रहे हैं, समझना बात को। ये वाला जो कॉर्नर आप देख रहे हो, ये कोना, ये वाला कोना है, देखो देखना, ओके। ये वाला कोना है, ठीक है। अब देखो यहां पर जस्ट हम नीचे जा रहे हैं, तो ये वाला कोना कौन सा है, देखो इस तरफ वाला कोना है, ओके। इस तरफ वाला कोना। अब यहां से तुम तिरछा मिलाओगे तो बताओ, बीच से होकर के लाइन जाएगा ना, सेंटर से होकर के। और सेंटर में अवयव कण मौजूद है, मतलब पता ये चला कि हमको लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। समझना बात को, सारा खेल यहीं पर है, ठीक है। ये जो लाइन खींचा गया ना, देखो हमारे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है। आप कॉपी में भी लिखोगे तो कॉपी भी हमारा 2 डायमेंशनल होता है। फिगर हम लोग बना रहे हैं कैसा, 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ जी ऐसा क्या होगा तो ऐसा होगा, ये सोचना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो लाइन खींचा गया है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तिरछा लाइन है, एक कोने से लेकर के नीचे वाले कोने तक है वहां पर। अब समझना बात को, ये कोने से अब बिल्कुल नीचे वाले कोने तक लाइन खींच दी है। अब देखो इधर मूव कर रहे हैं, ये वाला लाइन इसका आधार होगा, जो बीच से लाइन खींचा गया है, समझिएगा। बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स है, तिरछा लाइन खींचा गया, तो नीचे में जो तिरछा लाइन जाएगा वो आधार होगा, मतलब ये वाला आपका आधार होगा। सुनो, ये कर्ण हो गया और इस कर्ण का ये आधार और ये लंब है ना। ए बी सी यहां नहीं, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा, सी डी हमने दे दिया, ओके। तो सबसे पहली बात कि हम लोग पता करें कि हमको ये जो निकालना है ए और डी, ये निकालने के लिए हमको ये चाहिए। हाँ, तो ये भुजा है
तो भुजा तो पता चल जाएगा, हाँ जी भुजा ए होता है, लेकिन ये हमको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हमको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, बी सी डी या सी बी डी बोल दीजिए, है ना, बी सी डी त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे। तो बी सी डी त्रिभुज में तो सोचो ये नीचे वाला तिरछा लाइन है ना, नीचे वाला, अब नीचे वाले फेस पे आ जाइए। तो ये जो तिरछा लाइन है, ये जो ऐसा तिरछा लाइन आएगा, तो इसके लिए आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, या इसको आप आधार मान लो, इसको लंब मान लो, तो दोनों बराबर है, तो लंब आधार इंटरचेंज कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो बी डी निकालना होगा। ध्यान देना कैसे निकलेगा बी डी। ओके देखो बी डी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला है ना, पहले फॉर्मूला लिख लिया जाए। अच्छा, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, है ना, क्या होता है फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच हाइपोटेनस। अभी हम लोग इस त्रिभुज में नहीं जा रहे, अभी यहीं पे इसको निकालने, फिर ना जाएंगे उसमें, है ना। अभी ये कर्ण की तरह बिहेव कर रहा है, तो बताओ बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर, तो इसमें इसको आधार मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं। तो बताओ सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो बी डी इज इक्वल टू, सॉरी सी डी मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो ये नीचे वाला ए है, बिल्कुल ए है ना, ये भी ए है, हाँ बिल्कुल है ना, ये भी ए है, माने ये सारे भुजा हैं, तो ये तो होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो बताओ यहाँ पर बी डी बराबर रूट अंडर 2a स्क्वायर, है ना, बी डी बराबर a रूट 2, ये क्या आ गया, बी डी आ गया। अब बी डी अभी तो कर्ण है, लेकिन जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये आधार हो जाएगा। समझना, यही सारा खेल है, यहीं पे सारा खेल है ना। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब बताइए कर्ण ए डी, इसका इस कर्ण का आधार ये वाला और ये लंब, है ना। तो अब हम त्रिभुज किस में बात करेंगे, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बताओ कर्ण कौन है, ये तिरछा लाइन ए डी है ना, कर्ण ए डी है। ओके, तो ए डी है, तो ए डी का, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बोलो लंब कौन है, ए बी। ओके, तो ए बी का स्क्वायर, इसके लिए आधार ये है, तिरछा लाइन आके मिला है ना, तो आधार ये है, ये कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो बी डी हो जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान देना ए बी क्या है, ए बी चेक करो, ए बी क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। बी डी क्या है, बी डी चेक करो, बी डी अभी निकाले हम लोग, बी डी बराबर ए रूट 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है तो करना होगा ना। ओके चलो, ए डी अपने जगह पर, अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, देखो 2 पहले लिखा जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए डी बराबर रूट अंडर 3a स्क्वायर, देखो है ना, जुड़ जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए ए डी बराबर a रूट 3, ओके क्या हो गया, a रूट 3। अब हमको ये बताइए, अब हम लोग वापस इस फिगर पे आ जाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे अवयव कर्ण बनाएंगे। देखो ये वाला क्या है, जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जिस रूम में आप बैठ करके लेक्चर देख रहे हो, उसमें आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। आपका रूम जो होगा लगभग घन या घनाभ की तरह होगा, तो मान लीजिए वो कि एक घन है ना, तो घन है, तो उस रूम में एकदम उस तरफ देखिए, है ना, तिरछा ऊपर में, तो ऊपर में एक कॉर्नर मिल रहा है और उसके तिरछा एकदम नीचे, है ना। तो बताओ तिरछा लाइन एकदम होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब विकर्ण हो जाएगा। और उसके लिए आधार जो जमीन पे जो तिरछा लाइन जा रहा है उस कोने पर, वो आधार हो जाएगा,
है ना। और जो उससे ऊपर सीधा लाइन जा रहा है, जो कोने से ऊपर में जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है तिरछा लाइन इस कोने से एकदम पीछे वाले कोने पे मिलाया गया, तो ये आपका कर्ण हो गया। और इसके लिए तिरछा लाइन आधार हो गया, ये हो गया लंब हो गया। तो ये वाला हम लोग ने निकाल दिया, इस त्रिभुज से निकाल दिया, तो हम लोग का क्या आया, हम लोग का एक a√2 आया, BD बराबर a√2 आया। अब फाइनली AD बराबर हम लोग ने निकाला क्या, तो a√3 आया। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बताइए तो यहां पर अवयव कण बात किया जाए तो ये कोने पे होगा, इस कोने पे, और ये जो तिरछा लाइन वैसे करके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सेंटर से होकर के आ रहा होगा ना, और सेंटर पे अवयव कण होता है, क्योंकि हम लोग BCC की बात कर रहे हैं। तो बताइए एक अवयव कण यहाँ, इसको किस तरीके से अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि एक दूसरे से टच कर जाए, है ना। ओके, तो बताइए एक दूसरे को ऐसे टच करेगा, यहाँ पर अवयव कण और यहाँ पर अवयव कण बना दिया गया। त्रिज्या, इसमें कितने त्रिज्या हो जाएंगे, क्योंकि व्यास आ रहे हैं ना, तो 2 त्रिज्या, इसमें 1 त्रिज्या, टोटल 4 त्रिज्या। पिछले वाला में भी ऐसे ही हुआ था। तो अब बताइए हमको, यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो AD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4R लिख सकते हैं ना। अब बताइए a√3, तो उसको लिख लिया जाए 4R/√3 इज इक्वल टू A, सीधा कर लिया जाए, तो A बराबर 4R/√3, A और R में संबंध आ गया। अब इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। ओके, आराम से इसको नोट कर लें फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान देना, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवयव कण का आयतन निकालते हैं, है ना। उसके बाद क्या निकालते हैं, एकक कोष्टिका का आयतन। ये दोनों का आयतन निकाल के फॉर्मूला पे रख देंगे, बन जाएगा, है ना। चलिए करते हैं शुरू। तो अभी हम लोग निकालेंगे अवयव कण, अवयव कण का आयतन। ओके, क्या होता है, 4/3 πr³ मल्टीप्लाई कितने से होगा, है ना। तो BCC में कितने परमाणु की संख्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा है, कितने होते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, है ना। चले मल्टीप्लाई कर दिया, 8/3 πr³। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 कहाँ से आ गया, तो आप लेक्चर नंबर 1 से वीडियो देखें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करके हम लोग ने इतना लिया आया, तो अवयव कण का आयतन आ गया 8/3 πr³। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे अवयव कण के बाद, बताइए एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन क्या जानते हो, एकक कोष्टिका एक घन है, और घन का आयतन क्या हो जाएगा, a³। और बताओ ये R के टर्म में है, ये A के टर्म में, तो कभी कैंसिल वगैरह नहीं हो पाएगा, फाइनल आंसर आ ही नहीं पाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने A और R में रिलेशन निकाला है। तो A बराबर क्या लिखा सकता है, 4R/√3 का होल क्यूब कर दिया जाए, 4 चौके 16, 16 चौकी 64, R³ और बताइए 3√3, है ना। √3 को 3 बार गुना करोगे तो करके देख लिए जाए, √3 गुणे √3 गुणे √3, ये दोनों गुणा होके 3 हो जाएगा और √3 रह जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा क्या, 3√3, है ना। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको आप बताओ कि क्या संकुलन क्षमता निकालने का कोई फॉर्मूला होता है, तो हाँ PE से दिखाते हैं, प्रतिशत में निकलता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो बताइए अवयव कण का आयतन और बटा में एकक कोष्टिका का आयतन, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत में लाना है। अवयव कण का आयतन कितना हम लोग ने लाया है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में 8/3 πr³, और बटे में क्या लिखाएगा बताओ, 64 r³ और बताओ 3√3 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैंसिल कैसे होगा, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। r³ से r³ गया, 3 से 3 चला गया, 8 8 64, है ना, 4 दूनी 8 और 4 25 से 100, बहुत कुछ कट गया भाई। क्या क्या कटा थोड़ा देख लिया जाए,
तो पीई परसेंट क्या आया, ऊपर में बचा है पाई, एंड पाई का वैल्यू बताइए 3.14, और ऊपर में चेक किया जाए क्या बचा तो 25, ठीक है, और कुछ नहीं। नीचे में क्या बचा, तो ये जो जाएगा तो ऊपर पलट जाएगा ना, तो क्या पलटेगा √3, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 2 से काट दिया जाए, आ जाएगा 1.57, और यहाँ पे 1.57 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1.73, √3 का वैल्यू होता है 1.73, है ना। चलो अब आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आएगा, करके देख लेना, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, करके देखना, तो आपका वैल्यू आएगा 67.9, ठीक है, 67.9%। तो फाइनली हम लोग इसको 68% लिख सकते हैं, 68% लिख सकते हैं। तो बताइए पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता कितना आएगा 68%, 68%। अब इसके बाद क्या निकालेंगे बताइए, रिक्तियां निकालते हैं ना, हाँ रिक्तियां, तो रिक्तियां 100 में से आपको जितना आया है ना, जितना जगह घेरा है उसको घटाना पड़ेगा। तो जब घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो शायद 32% हमको लगता है ना, 68, 70, 30, बिल्कुल 32% ये हमारा रिक्तियां हो गया। ये हम लोग ने पढ़ लिया क्या, तो हम लोग ने पढ़ लिया बीसीसी में संकुलन क्षमता, और साथ साथ में बोनस में हम लोग ने क्या निकाल दिया, रिक्तियां निकाल दिया। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगला लेक्चर एक और संकुलन क्षमता पे बचता है ईसीसी, वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।